प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं संपूर्ण मेघदूतम का। और हम लोग कल की कक्षा तक इसके 12 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा में इसके 13वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस 13वें श्लोक से मेघ मार्ग का वर्णन प्रारंभ हो जाता है, किंतु इसके अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो 12 श्लोकों का कथा सार है, सारांश है, उसको एक बार समझ लेते हैं तो फिर इस श्लोक को समझने में मित्रों सरलता होगी। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा को तो 12 पढ़ चुके हैं तो उनको दिमाग में रखना, टाइम पास करना होगा। नहीं, जब हम शुरुआत से ही एक एक बढ़ते जाएंगे, पिछले वाले को याद करते चलेंगे, दिमाग में रखते चलेंगे, तभी हमारा होता ना कि एकदम क्लियर रहेगा, अर्थात कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो मित्रों देखिए, पहले श्लोक से जो होता है कि यक्ष रामगिरी पर्वत पर अपने शाप के दिनों को व्यतीत कर रहा है। आषाढ़ के दिन पहले दिन ही वह मेघ को देखता है, मेघ को देख करके कुटज पुष्प से उसकी पूजा करता है। उसके पश्चात उसका जो है कि स्वागत भरे वचनों को कहता है और स्वागत भरे वचनों को कह लेने के पश्चात अपने संदेशों को कहता है। और फिर संदेश जब कह लेता है तब प्रश्न उठेगा ना कि संदेश लेकर के जाना कहाँ है। तब बताता है कि यह संदेश लेकर के जाना कहाँ है, मेरी प्रिया के पास जो कि अलका में रहती है। ठीक, अब उसके बाद वह क्या करता है, कहता है कि अब तुम्हारे यात्रा के लिए देखिए प्रारंभ करने के लिए शुभ शकुन ये चातक पक्षी भी बोल रहा है। और तुम्हां जब यहाँ से लेकर के अलका के लिए जाओगे तो तुम्हारे मार्ग में सहयात्री कौन होंगे, उनको भी यक्ष बताते हैं। अब देखिए इसके बाद 12वें श्लोक में कहते हैं कि अब तुम हे मेघ इस रामगिरी पर्वत से तुम अपने प्रिय सखा रामगिरी पर्वत से तुम विदा ले लो। ठीक, अभी 12वें श्लोक की हो गई बात। तो जब विदा ले लो, अब तुमको यानी कि मार्ग प्रारंभ, अपनी यात्रा प्रारंभ कर देना चाहिए। तो जरा सोचिए कि अगर कोई कह दे हमको कि हमको जो है कि यह संदेश लेकर के प्रयागराज से वाराणसी जाना है तो ठीक है, तो उस रास्ते को भी तो बताएंगे ना। हमको रास्ता नहीं पता है तो बताएंगे ना कि आप प्रयागराज से वाराणसी कैसे कैसे होते हुए जाएंगे। ठीक यही बात इस 13वें श्लोक से यक्ष मेघ के लिए प्रारंभ करता है कि तुमको सलका के लिए जाना है, तब रास्ता सुनो, मेघ का मार्ग सुनो। तब जरा मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस 13 श्लोक से लेकर के, है ना, यानी कि इस 13वें श्लोक से लेकर के पूर्व मेघ में ही श्लोक संख्या 62 तक, है ना, मेघ के मार्ग का वर्णन है। एकदम यह दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि इस 13 श्लोक से लेकर के 62 श्लोक तक, अर्थात कुल कह ले मित्रों की 50 श्लोकों में, ठीक, इन 50 श्लोकों में मेघ के मार्ग का वर्णन है, प्रारंभ हो जाता है। इस 50वें यानी 62वें श्लोक में मेघ कहां पहुंचता है मित्रों, कैलाश पर्वत पर। ठीक, कैलाश, है ना, कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद वहां पर कुछ कैलाश पर्वत का वर्णन हम लोगों को पूर्व मेघ में प्राप्त होता है। इसके पश्चात इस 67वें श्लोक में तब जा करके अलका नगरी, अलका का दर्शन करता है, अलका का वर्णन प्रारंभ होता है ना, अलका का वर्णन। यहीं पर हम लोगों का पूर्व मेघ समाप्त हो जाता है। इसी 67वें श्लोक पर जैसे ही अलका का वहां पर कहते हैं कि वहां से तुमको अलका दिखाई देगी, तो उसी जगह से इस 67वें श्लोक पर पूर्व मेघ समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या प्रारंभ हो जाता है मित्रों, उत्तर मेघ। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं आप लोगों को, इस पूर्व मेघ का पूरा हो गया। ठीक, फिर से समझ लीजिए, श्लोक 1 से लेकर के 12 तक एकदम आप लोग चाहेंगे तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा। मैं तो बस यत्र तत्र लिख करके आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि श्लोक संख्या 1 से लेकर के 12 तक वह सारी यक्ष जो है मेघ को सारी बातें ये बताता है जो अभी हमने चर्चा किया। फिर इस 13वें श्लोक से जिसका हम लोगों को अध्ययन करना है, यहां से मेघ के मार्ग का वर्णन प्रारंभ होता है जो कि 50 श्लोकों में चलता है 62 श्लोक तक। और इस 62वें श्लोक में कैलाश पर्वत पर वह मेघ
पहुंच जाता है और फिर बाकी कैलाश का वर्णन और 67वें में अलका का वर्णन और पूर्व मेघ समाप्त। ठीक, तो हम समझ रहे हैं कि इन छोटे से शब्दों में आप लोगों को पूर्व मेघ में क्या है समझ में आ गया होगा। अब उत्तर मेघ में जब अलका का वर्णन प्रारंभ होता है तो तब की तब देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस 13वें श्लोक से इस मेघ मार्ग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। क्या लिखा हुआ है, चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार श्लोक को पढ़ लिया जाए। मित्रों बिल्कुल आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग और पिछले वाले को भी स्मरण करते चलेंगे, तभी हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल की तरह यह मेघ मार्ग देखिएगा बहेगा एकदम। ठीक, जो लोग प्रतिदिन अगर इस कक्षा को अटेंड करते होंगे। चलिए एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मार्गम तावच्छिड़ु कथयतः प्रयाणानुरूपम संदेशम में तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम खिन्नः शिखरेषु पदम न्यस्य घंटासि यत्र क्षीण परिलघु पय स्रोतसाम चोपभुज्य। ठीक मित्रों देखिए बड़ा सिस्टम से कह रहे हैं यक्ष मेघ से। क्या कह रहे हैं कि देखो मार्गम माने मार्ग को, अब क्या करो मार्ग को, तावत माने प्रथम यानी कि पहले। ठीक, प्रथमता अर्थात पहले, कि पहले मार्ग को, छिड़ु माने सुनो, श्रीणु अर्थात सुनो। तो कह रहे हे मेघ, जलदा यहां पर है, जलदा अर्थात हे मेघ, है ना। तो कह रहे हैं कि हे मेघ पहले तुम क्या करो मार्ग को सुनो, पहले तुम मार्ग को सुनो। ठीक, तो कह रहे कैसे मार्ग को, कथ्यता माने कहते हुए, यानी कि मेरे द्वारा कहे जाने पर, मेरे द्वारा कहते हुए या कहे जाते हुए, कहे जाते हुए। चलिए इतना से समझ लीजिएगा कि मेरे द्वारा कहे जाते हुए पहले तुम मार्ग को सुनो। और कैसे मार्ग को सुनो, तो कह रहे हैं कि त्वत प्रयाणानुरूपम, है ना, त्वत प्रयाणानुरूपम यानी कि त्वयि यानी कि अपने, तुम्हारे अर्थात अपने, और कह रहे कि यात्रा के अनुरूप, यात्रा के अनुरूप। कितना देखिए सिस्टम से पहले यह यक्ष मेघ से कह रहे हैं, अर्थात यूं कह ले कि कालिदास कह रहे हैं, है ना, कि हे मेघ पहले तुम मेरे द्वारा कहे जाते हुए अपने यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो। पहले हम जो रास्ता बता रहे हैं, किस रास्ते से तुमको जाना है अलकापुरी को, उस पहले मार्ग को सुन लो, उस रास्ता को सुन लो। उसके बाद तदनु यानी तत्पश्चात, तत्पश्चात जब तुम रास्ता को सुन लोगे तब मैं मने मेरे, है ना, संदेशम अर्थात संदेश, संदेशम अर्थात संदेश। और कैसे संदेश, तो कह रहे श्रोत्र पेयम, है ना, अर्थात कि कानों के पीने योग्य। इसका शुद्ध अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि कानों को पीने योग्य, अर्थात यूं कह लें कि श्रवणीय। ठीक, या कानों को सुंदर लगने वाले, कानों को सुंदर लगने वाले, सुंदर लगने वाले मेरे उस संदेश को श्रोत्र से मैंने सुनोगे या सुनना। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कितने सिस्टम से कर रहे हैं कि हे मेघ पहले तुम क्या करो कि मेरे द्वारा कहे जाते हुए अपने इस यात्रा के अनुरूप अपने मार्ग को पहले सुनो। उसके पश्चात तत्पश्चात मेरे कानों को सुंदर लगने वाले मेरे इस संदेश को सुनना। तत्पश्चात कानों को सुंदर लगने वाले मेरे संदेश को सुनना। ठीक भाई, ये तो कह दे कि संदेश लेकर के जाना है। अभी उस मेरी प्रेमिका से, मेरी यक्षिणी से क्या कहना है ये तो भी कहेंगे ना। तो यही कर इसलिए कि पहले अपने रास्ता को सुन लो कि कैसे कैसे जाना है, उसके बाद क्या जा करके मेरी प्रेमिका से, मेरी पत्नी से, यक्षिणी से कहना है उसको सुन लेना। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा मित्रों कि यह 62 तक तो मार्ग का वर्णन ही करते रह जाते श्लोक 62 तक। इसके बाद अब जब संदेश को जब सुनाने की बारी आएगी तो संदेश का कथन तो
उत्तर मेघ में करते हैं। राइट, चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों लाइन क्लियर। अब नीचे बढ़ते हैं। कहे कि खिन्ना खिन्ना, खिन्ना खिन्ना अर्थात थक जाने पर, क्या करना, थक जाने पर, थक जाने पर शिखरीषु, शिखरीषु अर्थात मित्रों पर्वतों के शिखर पर, पर्वतों के शिखर पर, सप्तमी है तो शिखर पर, पदम माने पैर को, पदम माने पैर को, न्यस्य माने रख कर, है ना, रख कर, यानी कि थक जाने पर पर्वतों के शिखर पर पैर को रख करके गंतासी, गंतासी मतलब फिर यात्रा प्रारंभ करना है, फिर जाना। ठीक, जाना, यत्र मने जहां, यत्र मने जहां। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोग जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो अन्वय बनाने में इसको पहले बोल देंगे, तब सटीक बैठेगा कि जहां तुम क्या करना, थक जाने पर, जहां भी तुम थक जाओगे उसी जगह पर्वतों के शिखर पर पैर रख करके क्या कर लेना। यहां पर मित्रों नेस का मतलब होगा रख कर, का भाव यह होगा कि आराम कर लेना। ठीक है ना, तो जहां तुम हे मेघ थक जाना उसी जगह पर्वतों के शिखर पर पैर रख करके विश्राम कर लेना, उसके बाद गंता से, उसके बाद तुम आगे जाना। और कह रहे हैं ठीक कि छीणा छीणा, देखिए मित्रों कितना बारीकी से महाकवि कालिदास यहाँ पर सूक्ष्म वर्णन कर रहे हैं, है कवि शिरोमणि। ठीक, कि यात्रा में हम लोग देखिए जानते हैं तो दो चीजें हो जाती है, एक तो थक जाते हैं, दूसरा जब कुछ पेट में जाता नहीं है तो हम कमजोरी भी महसूस करते हैं, अर्थात कमजोर महसूस करते हैं। ठीक है, तो थक जाने के लिए तो महाकवि कालिदास ने अर्थात यक्ष ने यह बता दिया कि थक जाने पर तुम पर्वतों के शिखर पर पैर रख करके विश्राम कर लेना, लेकिन अब तुम्हें रास्ते में भोजन भी तो चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि छीणः छीणः अर्थात कमजोर हो जाने पर, अर्थात कमजोर हो जाने पर तुम्हें भूख जब लग जाए तब तुम्हें मेघ क्या करना, परिलघु, परिलघु अर्थात हल्का, पयः मतलब जल, और जब तुम थक जाना, अरे कमजोर हो जाना, भूख लग जाए तो हल्का जल लेना, है ना, हल्का जल लेना। किसका, स्रोत शाम, है ना, अर्थात मित्रों नदियों का, तो नदियों का हल्का जल चोपभुज्य, चोपभुज्य च मने और उपभुज्य मने पी लेना, है ना, पी लेना। देखिए हल्का जल पीने की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, जैसे हम लोग भी अगर ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं मित्रों तो फिर बिस्तर पकड़ने की इच्छा हो जाती, चलने की इच्छा नहीं रह जाती है। सेम यही बात यहाँ पर देखिए कालिदास यार कालिदास है। ठीक, इतनी बारीकी से लिख रहे हैं कि अगर तुम जब और कमजोर हो जाना तो हल्का जल नदियों का तुम पी लेना। फिर से इन दोनों श्लोकों का अर्थ समझ लेते हैं कि हे मेघ जब तुम थक जाना तो थक जाने पर पर्वतों के शिखर पर पैर रख करके थोड़ा विश्राम कर लेना, और अब और जोड़ लेते हैं इसको, और जब कमजोर हो जाना, तुमको भूख लग जाएगा तो हल्का जल नदियों का पी लेना, उसके पश्चात गंतासी, फिर आगे के मार्ग को तय करना प्रारंभ कर देना। ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं अब आप लोगों को ये वाला श्लोक का अर्थ क्लियर। ठीक, एक बार संपूर्ण अर्थ को सुन लेते हैं। यक्ष कहता है मेघ से, यक्ष कहते हैं मेघ से कि हे मेघ, मेरे द्वारा कहे जाते हुए पहले तुम अपने यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो, उसके पश्चात तत्पश्चात कानों को सुंदर लगने वाले अर्थात कानों के द्वारा पीने योग्य मेरे इस संदेश को सुनना। और सुनो, जैसे तुम जाओगे तो रास्ते में थक जाने पर पर्वतों के शिखर पर पैर रख करके विश्राम कर लेना, और तुम कमजोर होने लगना या भूख लग जाने पर तुम नदियों का हल्का जल पी लेना और फिर आगे के मार्ग प्रारंभ कर देना। राइट मित्रों, चलिए अब हम लोग इसमें प्रश्नोत्तरी थोड़ी सी कर लेते हैं, विशेष विशेषण को समझ लेते हैं। ठीक, तो पहले देखिए विशेष विशेषण समझते हैं इसी जगह, है ना। विशेष विशेषण में मित्रों देखिए यह मार्ग, देखिए क्या है, कर्म, यह नोट कर लीजिएगा एकदम पुस्तक में। मार्ग इसका क्या है, कर्म, किसका, इस सुनो का, क्योंकि कहते हैं तुम मार्ग को सुनो, ऐसे समझिए ना
कि मार्ग को सुनो। ठीक, तो मार्ग क्या होगा? कर्म। किसका कर्म होगा? इस श्रेणु का कर्म। ठीक, किसका कर्म? करें कि श्रेणु का कर्म हो गया। राइट, चलिए अब इसके बाद देखिए, कहते हैं मार्ग को सुनो। तो कैसे मार्ग को सुनो? अपने यात्रा के अनुरूप, है ना, त्वप्रणायानुरूपम। ठीक, अनुरूपम यानी अपनी यात्रा के अनुरूप मित्रों, यह क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, यह किसका विशेषण हो जाएगा? यह जो कर्म, इस श्रेणु का जो कर्म है, यह मार्ग, इस मार्ग का यह क्या हो जाएगा? विशेष्य, है ना, यह हो जाएगा विशेष्य और यह हो जाएगा विशेषण। तो कैसे मार्ग को सुनो? तो अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग को सुनो। तो मित्रों हुआ ना यह विशेषण और यह क्या हुआ? विशेष्य। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि संदेशम, मेरे संदेश को सुनो। अरे कानों के द्वारा पीने योग्य संदेश को, कैसे संदेश को सुनना है? श्रोत्र पेय, माने कि कानों के द्वारा पीने योग्य मित्रों, तो यह भी क्या हो जाएगा? विशेषण, है ना, और यह क्या हो जाएगा? संदेशम का यह विशेष्य। यह मित्रों बहुत ही ध्यान देते हुए, बारीकी से अध्ययन करते हुए चलिए। अध्ययन इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए, हमारी कक्षा में टाइम तो लगता है अध्ययन करने में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ भी शेष नहीं रखता। चलिए ठीक है, अब है और उसके बाद नदियों का हल्का जल, पयः जल। यह जल का क्या हो जाएगा? कैसा जल है? हल्का जल। तो मित्रों यह क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, यह क्या हो जाएगा? विशेष्य, है ना, यह विशेष्य। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं विशेष्य विशेषण पूरा। अब इसमें से जो साहित्य में से प्रश्न बनता है, कुछ विशिष्ट तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग खोद करके निकालते हैं इसमें से क्या क्या साहित्य से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न इससे कि यक्ष मेघ से सबसे पहले क्या कहता है? संदेश कहता है कि मेघ के मार्ग को कहता है, कि या फिर अलका का वर्णन करता है, या अपनी पत्नी का वर्णन करता है? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम यक्ष मेघ से किसका वर्णन करता है? कहता है कि मेरे मार्ग को सुनो। अच्छा, एक प्रश्न और भी बन जाएगा कि यक्ष मेघ से मेघ मार्ग का वर्णन, जो मतलब यक्ष मेघ मार्ग का वर्णन किस श्लोक से प्रारंभ करता है? तो मित्रों एकदम नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इस 13वें श्लोक से प्रारंभ करता है, यह श्लोक नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला श्लोक कि मेघ को थक जाने पर उसको यक्ष कहां पर आराम करने के लिए कहता है? नदियों में, पर्वतों में, नगर में, या नगरों की छत पर? तो कहां आराम करने के लिए कहता है? पर्वतों के शिखरों पर पैर रख करके आराम कर लेना। अब इस श्लोक पंक्ति से प्रश्न बनता है कि मेघ को भूख लग जाने पर यक्ष किस तरह से भूख मिटाने के लिए उसको सलाह देता है ना। चाहे कुछ भी इस तरह के प्रश्न बन जाए, जरूरी नहीं है ऐसे ही। तो किस प्रकार के मित्रों, किसका जल पीने के लिए कहता है? नदियों का, तालाबों का, कुओं का, या समुद्रों का, है ना, समुद्रों का। तो किसका कहता है? स्रोत शाम, कि जब क्षीण हो, कमजोर होने लगना तो तुम नदियों का जल पी लेना। ये रहा मित्रों इसके साहित्य से प्रश्न, विशेष से विशेषण से प्रश्न। अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में कुछ वैसा विशिष्ट तो नहीं है मित्रों, लेकिन कुछ एक दो तो अवश्य ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं इसको हम लोग। मार्गम कर्म है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति, है ना, स्पष्ट है। तावत श्रेणु सप्तमी विभक्ति, कोई समस्या नहीं, है ना। कथयता त्वत् प्रयाणानुरूपम, है ना, प्रयाणम। तो मित्रों प्रयाणम का क्या हो जाएगा? प्रधन प्र उपसर्ग लगा के, या लगा के, लुट प्रत्यय लगा लीजिए, क्या बन जाएगा? प्रयाणम। राइट, अब इस प्रयाण का अनुरूप के साथ संधि हो गई जो दीर्घ संधि प्रयाणानुरूपम। ठीक है ना। तो अगर प्रयाणम का पूछे तो प्रयालुट, इस प्रकार से कोई समस्या नहीं है। वैसे सरल है, पूछेगा नहीं। संदेशम पहले भी चर्चा हो चुकी है मित्रों इसका। सम उपसर्ग लगा लीजिए, दिश धातु लगा लीजिए, इसके बाद घय प्रत्यय लगा लीजिए, बन जाएगा संदेशा। ठीक, अब संदेशा जब बन जाएगा सुवादि की उत्पत्ति कर लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, इसको द्वितीय विभक्ति के एक वचन में लगा देंगे, बन जाएगा संदेशम। ठीक, सम दिश घय द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया। तदनु जलदः संबोधन, कोई समस्या नहीं। स्रोत से जानते हैं, स्रोत्र पेयम।
श्रोत्र पेयम, ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पहले देखिए बनता है श्रोत्रम, फिर है पेयम। तो श्रोत्रम का मित्रों क्या हो जाएगा, श्रुधन इष्टन प्रत्यय लगता है, यह महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। इस श्लोक में यूं कह ले तो श्रोत्रम में यही एक परीक्षा के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कठिन है जो पूछेगा, बाकी सब पूछा तो सरल है, कर ही लेंगे। श्रुधन इष्टम क्या बन जाएगा मित्रों, श्रोत्रम। इस श्रोत्रम का इस पेयम के साथ क्या हो जाएगा फिर, समास। तो कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, तृतीया तत्पुरुष, कानों से पीने योग्य। किससे पीने योग्य, कानों से पीने योग्य। ठीक, तो श्रूयते अनेन इति श्रोत्रम, और फिर इसका यहाँ पे समास। आगे बातें समझ में। अब इसके बाद खिन्ना खिन्ना विप्सया है ना, नित्य विप्सयों से यहाँ इस सूत्र से यहाँ प्रयुक्त हो गया, कोई समस्या नहीं, परीक्षा का प्रश्न नहीं। शिखरिषु सप्तमी विभक्ति, कोई समस्या नहीं। पदम न्यस्य गंतासि यत्र है ना, क्षीण क्षीण परिलघु पया स्रोत सामान्य नदियों का है ना, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन च उपभुज्य। ठीक, तो हम समझते हैं इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियों में वैसा कुछ विशिष्ट नहीं है जो परीक्षा के लिए पूछे। राइट, चलिए अब इसमें अलंकार की बात करते हैं मित्रों, और बाकी छंद। अच्छा हाँ, मैंने कहा था कि छंद में गिनना हम बता देंगे, चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें बात करते हैं छंद, वही मंदाक्रांता, रस कौन है, वही विप्रलंब श्रृंगार है। और इसके बाद अलंकार की बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर अलंकार देखिए समासोक्ति अलंकार है। ठीक है ना, समासोक्ति अलंकार है। वैसे यह अलंकार इसमें से पूछेगा नहीं, बड़ा जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग 14वें श्लोक की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं इस 14वें श्लोक को, एक बार पढ़ लिया जाए इसे। अद्रेह श्रृंगम हरति पवनः किंस्वेदिति उन्मुखी भी दृष्ट उत्साह चकित चकितम मुग्ध सिंधांगनाभि स्थानादस्मात् सरसि निचुलाद उत्पत उदंग मुख खम दिंगनागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। है ना मित्रों, इस श्लोक में यक्ष मेघ को उस स्थान से अर्थात रामगिरी पर्वत से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर मुख करके उड़ जाने के लिए कहता है। ठीक, देखा जाए संपूर्ण अर्थ को, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, देखते हैं अच्छा इस श्लोक के अर्थ को। अब हम लोग सबसे पहले अद्रे अर्थात पर्वत, अद्रे अर्थात पर्वत के, श्रृंगम माने चोटी को, पर्वत के चोटी को, हरति माने उड़ा लिए जा रहा है क्या, है ना। ठीक, उड़ा लिए जा रहा है क्या, कौन उड़ा लिए जा रहा है पर्वत की चोटी को, तो पवन माने पवन, या फिर कह ले कि हवा। किंस्विद है ना, किंस्विद माने होगा कि क्या। ठीक, इस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा लेते हैं। यह अव्यय है, किंस्विद यह अव्यय है। ठीक, अब इसने का अर्थ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि पर्वत की चोटी को हवा उड़ा लिए जा रहा है क्या। ठीक, अब इति उन्मुखी भी, इति माने ऐसा है ना, उन्मुखी भी यानी कि ऊपर की ओर मुख करके, ऊपर की ओर मुख करके, ऊपर की ओर मुख करके कौन देखेगा, करे दृष्ट उत्साह चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी, मुग्ध सिद्धांगनाएं, मुग्ध अर्थात यूं कह ले सुंदरी, या फिर कह ले मित्रों भोली भाली, सुंदरी भोली भाली। ठीक, जैसा आपको इच्छा लगे, भोली भाली, तो कह रहे सुंदरी या भोली भाली, मुग्ध, फिर है सिद्धांगनाएं, सिद्धांगना भी यानी सिद्धों की अंगनाएं, यानी सिद्धों की स्त्रियां, करे सुंदरी भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां, सिद्धों की स्त्रियां। राइट, चलिए सिद्धों की स्त्रियां, फिर से समझिए यह वाक्य को कौन बोल रहा है कि पर्वत की चोटी को उड़ा लिए जा रही है क्या, यह हवा। यह परीक्षा का भी प्रश्न है। यह कौन कह रहा है, तो कह रहे ऐसा ऊपर की ओर मुख करके सुंदरी या फिर भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां कह रही हैं। कहते हुए और क्या कर रही हैं, है ना, दृष्टम है ना,
चकित चकितम यानी आश्चर्य के साथ, आश्चर्यचकित होकर के, आश्चर्य चकित हो करके, ठीक, हो करके, दृष्टम मने देखेंगी, है ना, क्या करेंगी, देखेंगी, दृष्टम अर्थात देखेंगी, तुम उनके देखे जाते हुए उत्साह यानी कि उत्साह वाले, उत्साह वाले, ठीक, उत्साह वाले अर्थात मित्रों कौन है, किसके लिए उत्साह आया है, तो मेघ के लिए आया है। एकदम इसको नोट कर लीजिएगा कि यह उत्साह शब्द किसके लिए आया है, तो यह मेघ के लिए आया है ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब फिर से समझिए कि यह हवा पर्वत की चोटी को उड़ा लिए जा रही है क्या, ऐसा ऊपर की ओर मुख करके सुंदरी या भोली भाली सिद्धों की स्त्रियों के द्वारा आश्चर्यचकित हो करके देखे जाते हुए उत्साह वाले मेघ तुम, उत्साह वाले मेघ तुम। देखिए मित्रों, यहाँ पर थोड़ी सी गहराई में चलते हैं, अगर वैसे समय लग जाता है इसलिए कहीं के हम लोग गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन देखिए यह मेघ का उत्साह बढ़ जाएगा कब, जब सिद्धों की स्त्रियां ऊपर की ओर मुख करके आश्चर्यचकित होकर के देखेंगी और यह कहते हुए देखेंगी कि यह चोटी को, यह हवा जो है कि चोटी को उड़ा लिए जा रहा है क्या। देखिए किसी के भी बारे में कोई अगर दौड़ रहा है या लड़ रहा है, जब हम उसको बारे में कुछ और प्रशंसा कहते हैं तो ऑटोमेटिकली वह उत्साह में आ जाता है, उत्साह में आ जाता है ना। तो सेम यही बातें आप लोग यहाँ पर भी लागू कीजिए कि जब सिद्धों की स्त्रियां, भोली भाली स्त्रियां जब मेघ को ऊपर निगाहें करके जब देख करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी तो ऐसे उत्साह वाले मेघ तुम। अब क्या करो तुम, करहे स्थान अस्मात्, करहे स्थान अस्मात् अर्थात अस्मात् अर्थात इस और स्थान माने स्थान से, इस स्थान से मित्रों, किस स्थान से, रामगिरी पर्वत से। ठीक, अब करें इस स्थान से सरस निचुलात, है ना, सरस निचुलात यानी सरस मित्रों हो जाएगा कि सरस लहलहाते, और निचुल माने होता है बेंत। और भी इसके बारे में बातें हैं लेकिन पहले अर्थ को पढ़ने के बाद चर्चा होगी। ठीक, तो बेंत, सरस लहलहाते हुए सरस बेतों वाले, बेंत, यह मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अच्छा पहले अर्थ को देखेंगे फिर उसके तरफ बाद में चला जाएगा। यहाँ पर तो करें लहलहाते हुए सरस, निचुल माने बेत, यह परीक्षा का भी प्रश्न है मित्रों, शब्दार्थ की दृष्टि से एकदम नोट कर लीजिएगा। निचुल बेत को कहते हैं, है ना, इस बेत को कहते हैं निचुल। अब कह रहे हैं कि लहलहाते हुए सरस बेतों वाले इस स्थान से उत्पत, उत्पत मित्रों होगा कि उड़ जाओ, क्या करो, उड़ जाओ। ठीक, और उदंग मुख यानी कि उत्तर दिशा में, है ना, उत्तर दिशा में या फिर उत्तर की ओर मुख किए हुए, खम मने आकाश, खम मने क्या होगा, आकाश। ठीक, अब मित्रों फिर से इस पंक्ति को पकड़िएगा जरा ध्यान से कि इसने, इस उत्साह वाले मेघ, हे मेघ, बाकी को तो छोड़ देते, अभी तो इसको हम लोग कहे ही, तो कह रहे इतने उत्साह वाले मेघ तुम इस स्थान से सरस बेतों यानी लहलहाते हुए सरस बेतों वाले इस स्थान से तुम उत्तर दिशा की ओर मुख करके आकाश में उड़ जाओ। आगे बातें समझ मित्रों, जो रामगिरी पर्वत है वह पर्वत इस लहलहाते हुए बेतों वाले इस स्थान से, लहलहाते यहां बल्कि लिख लेते हैं हम लोग उसको भी, लहलहाते हुए सरस बेतों वाले इस स्थान से तुम उत्तर दिशा की ओर आकाश में उड़ जाओ। उत्तर दिशा की ओर अर्थात मित्रों उस रामगिरी पर्वत से अलका है ना। आगे बातें समझ में, यानी यूं कह ले इधर दक्षिण तो उधर उत्तर, उधर है। चलिए अब आगे बोलते हैं। अब अच्छा, जब तुम आकाश में उड़ जाओगे तो तुमको आकाश में सामना किससे करना पड़ेगा, क्या करते हुए जाना है, इस निचली पंक्ति में देखिए बता रहे हैं कि दिंगनागानाम या अर्थात दिग्गजों के। इसकी भी एक अलग कहानी है मित्रों, पहले हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं कि दिग्गजों के, कि दिग्गजों के पथ माने रास्ते में या फिर कह ले मार्ग में। ठीक, मार्ग में, परिहरण माने दूर करते हुए, दूर करते हुए,
क्या चीज रास्ते में दिग्गजों के दूर करते हुए करें? स्थूल हस्तावलेपान, यानी स्थूल मतलब मोटा, मोटा, और हस्ता माने हाथ अर्थात सूंड। तो कह रहे मोटे सूड़ों के प्रहारों को, मोटे सूड़ों के प्रहारों को, है ना, मोटे सूड़ों के प्रहारों को समझ लीजिएगा। ठीक, कर इन मोटे सूड़ों के प्रहारों को कहा जाता है मित्रों कि, अब इस पंक्ति को समझने के लिए इतना पहले समझिए, कहा जाता है कि दिग्गज 8 माने जाते हैं, 8 दिशाओं के 8 हाथी होते हैं। 8 दिशाएं समझ रहे हैं, है ना, कि 8 दिशाओं के 8 हाथी होते हैं। 8 हाथियों को 8 दिग्गज कहते हैं। जैसे देखे पुंडरीक है, ऐरावत है ना, इस प्रकार से 8 हाथी होते हैं। वामन है, कुमुद है, इस प्रकार से 8 हाथी हैं। 8 का मुझे नाम नहीं याद है। ठीक, तो इन 8 हाथियों के करें वहीं उन्हीं दिग्गजों को रास्ते में जब वो मिलेंगे, अपने सूड़ों को प्रहार यदि सूड़ों से वो करते रहेंगे, तो इन हाथियों के, दिग्गजों के सूड़ों के प्रहार को तुम परिहरण माने कि दूर करते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाओ। आगे बातें समझ में मित्रों। अब एक बार संपूर्ण अर्थ को पुनः देख लेते हैं। कह रहे हैं यक्ष मेघ से कि हे मेघ, कि पर्वत की चोटी को यह हवा उड़ा लिए जा रहा है क्या? ऐसा ऊपर की ओर मुख करके भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां आश्चर्यचकित होकर के तुमको देखेंगी, और ऐसी देखते हुए उत्साह वाले तुम हे मेघ, तुम इस लहलहाते सरस बेतों वाले इस स्थान से तुम उत्तर दिशा की ओर इस आकाश में उड़ जाओ, और तुम्हें मार्ग में ये जो दिग्गजों के मोटे सूड़ों के प्रहारों को तुम दूर करते हुए उत्तर दिशा की ओर उड़ जाओ। आगे बातें समझ में मित्रों। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इसमें महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है ना। पहला प्रश्न तो मित्रों यह है कि रामगिरी से अलका किस दिशा की ओर है? रामगिरी से अलका किस दिशा की ओर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर मित्रों स्पष्ट है कि उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा है, तो वह उत्तर दिशा की ओर है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा वह दिमाग से कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कि लहलहाते सरस बेतों वाला पर्वत कौन है? लहलहाते सरस बेतों वाला या फिर निचुल सरस निचुल किस बेत पर, किस पर्वत पर है? रामगिरी पर्वत पर, आम्रकूट पर्वत पर, नीचेगिरी पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर, है ना। इस प्रकार से जो 7-8 पर्वतों के नाम है, तो किस पर्वत पर है? तो कह रहे हैं कि यह सरस बेत वाला पर्वत कौन है? तो रामगिरी पर्वत है। क्योंकि देखिए इधर स्पष्ट है कि स्थान अस्मात्, यानी कि इस स्थान से तुम उड़ जाओ। तो इस स्थान का मतलब किस स्थान पर? वह रामगिरी पर्वत पर ही है ना। तो ये सरस बेतों वाला, लहलहाते सरस बेतों वाला पर्वत कौन होगा? रामगिरी पर्वत होगा। एकदम आप लोग मित्रों नोट्स, वैसे देखिए इतना जल्दी एग्जाम होने वाला है नहीं, इसलिए आप लोग मेरे सुझाव के अनुसार एकदम नोट्स बनाते ही चलिए तो बेहतर होगा। नहीं तो आप लोग कहीं अपना पुस्तक में अगर पढ़ने में सुविधा हो तो ऊपर नीचे अत्र तत्र इसको लिखते चलिए, है ना। यही सब मित्रों परीक्षा के प्रश्न है, गहराई और सूक्ष्मता का अध्ययन है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सरस बेतों वाला कौन पर्वत है? रामगिरी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यह 2 प्रश्न तो महत्वपूर्ण हो गए। ठीक, अब इसमें देखिए कि पर्वत की चोटी को उड़ा लिए जा रहा है क्या? यह वाक्य कथन किसका है? तो मुग्ध सिंधांगन आभि इसका है। तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक, या फिर इसमें आश्चर्यचकित दृष्टि के इस श्लोक में कह दे, आश्चर्यचकित की दृष्टि से मेघ को कौन देख रही है ना? तो भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां ही देख रही हैं। यह 4 प्रश्न हो गए। अब इस पंक्ति से तो प्रश्न हो ही चुका है। अब इस पंक्ति को देखते हैं कि दिग्गजों रास्तों में दूर करते हुए मोटे सूड़ों, है ना। तो रास्ते में किन दिग्गजों की, यह भी पूछ सकता है कि दिग्गज कितने हैं मित्रों? तो 8 दिग्गज हैं। 8 दिशाओं के 8 दिग्गज, 8 हाथी हैं। यह भी परीक्षा का प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और बाकी यदि इसमें से प्रश्न पूछता है तब कि तो हल हो जाएगा कि किसके किसके सूड़ के प्रहारों को वह दूर करता हुआ मेघ रास्ते में जाता है? तो दिग्गजों के, राइट। दिग्गज कितने हैं? 8, यह भी हो गया।
अब देखिए मित्रों, अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस निचुल और इस दिग्गज पर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यह मल्लीनाथ का कुछ अलग ही हिसाब किताब है इस निचुल को लेकर के, ठीक। तो कहते हैं वह कि देखिए इस निचुल के नाम के कवि हैं, यह निचुल नाम के कवि ना, यहाँ पर जो निचुल आप लोग दिख रहे हैं निचुल, ये निचुल नाम के एक हैं, एक कवि। और यह दिंगनाग यानी कि दिंगनाग, यह भी क्या है, एक कवि है। यह दो कालिदास के समकालीन कवियों की चर्चा के नाम के रूप में बताते हैं आचार्य मल्लीनाथ। कहते हैं कि एक तो निचुल जो है उनके सहपाठी थे, और ये दिंगनाग जो है उसके परवर्ती थे। अरे परवर्ती करें, उनके प्रतिस्पर्धा में रहने वाले कवि थे। कालिदास कोई भी रचना करते, यह जो दिंगनाग है यह उनकी रचनाओं में क्या निकालने लगते, दोष निकालते। क्या अपने यहाँ पर रचना में दोष, आपके यहाँ पे रचना में दोष है। और निचुल जो है यह कवि कालिदास के समर्थक थे, या कहने कि निचुल जो है कवि कालिदास के क्या थे, मित्र थे, ठीक। सहपाठी थे तो मित्र थे। तो यह निचुल क्या करते कि जो जो दोष यह दिंगनाग निकालते, उन दोषों का यह निचुल परिहार कर देते, अर्थात उन दोषों का निवारण कर देते, ठीक। तो अब इन्हीं कथा को लेकर के मल्लीनाथ ने इस श्लोक का एक अलग ही अर्थ निकाले हैं, लेकिन हम लोग उस अर्थ के तरफ नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा और परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पूछ दे कालिदास के समकालीन कवि, मल्लीनाथ ने कालिदास के समकालीन कवि किसको माना है, तो निचुल को माना है और दिंगनाग को माना है। निचुल को माना है और दिंगनाग को माना है। मित्रों, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा काम कर लीजिएगा, यह परीक्षा का भयंकर से भयंकर प्रश्न है। अब निचुल मित्रों, इनका जो नाम पड़ गया है वह किस लिए पड़ गया, कहा जाता है कि बेत पर इन्होंने बड़ा ही सरस रचना लिखी थी, एक श्लोक, इसलिए इनको जो है कि लोग, और निचुल माने बेत होता ही है, इसलिए इनको लोग निचुल कहने लगे। इनका नाम कुछ और था, अब क्या था भगवान जाने, ठीक। बस बट इतना जानिए, इस बेत पर रचना करने के कारण इनको निचुल कहा जाने लगा, ठीक। तो हम समझते हैं मित्रों, इसमें से साहित्य से और ये जो महत्वपूर्ण बिंदुएं थे परीक्षा की दृष्टि से, कुछ इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कुछ पूछे जा सकते हैं जो हम लोगों ने चर्चा की, उसका हो गया, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी के तरफ। इस श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों परीक्षा की दृष्टि से बहुत कुछ अध्ययन करने को है, बहुत कुछ पढ़ने को है, महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं जरा ध्यान से इसे हम लोग, है ना। प्रारंभ करते हैं अद्रेह से। अद्रेह में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति। मित्रों, यह इस तरह से भी अगर आप लोगों को परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करे तो इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पर्वत की चोटी को, है ना, पर्वत की चोटी को, तो यहाँ पर संबंध दिख रहा है स्पष्ट रूप में, और संबंध में षष्ठी होती है मित्रों, तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, ठीक। एक वचन। आगे बढ़ते हैं, श्रृंगम, हरति, पवनः, यह सब तो मित्रों अगर आप लोगों से पूछ दे परीक्षा में तो सपने में भी हल कर लेंगे, नींद में भी हल कर लेंगे कि श्रृंगम में द्वितीया विभक्ति है और हरति में लट लकार है, पवनहिता, ये सब तो कोई भी आप लोगों को कंफ्यूज करेगा नहीं, बल्कि यूं कहले परीक्षा में यह पूछेगा ही नहीं, इतना सरल। अब आगे बढ़ते हैं, किंस्विद। किंस्विद मित्रों यह क्या है, अव्यय। पहले भी हमने बताया, अगर यह पंक्ति उठा करके पूछ दे कि इस पंक्ति में, है ना, इत्यत्र, इसमें कौन सा जो है कि अव्यय है, अद्रे, श्रृंगम, हरति, पवना, किंस्विद, उन्मुखी, कौन सा अव्यय है, तो किंस्विद अव्यय है, राइट। अब जो मित्रों इस श्लोक में ऊपरी लाइन में जो सबसे परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, उन्मुखी भी, इसमें से 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे गहराई में, परीक्षा में पूछे जाने योग्य, ठीक। जो पहला बनेगा वह तो यह बनेगा, पहला देखते हैं पहले, किसमें समास कौन सा है, इसमें समास कौन सा है, तो मित्रों क्या हो जाएगा, उन्नतानि मुखानि यासामतः उन्मुख्य, अर्थात मित्रों बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, क्योंकि यह विशेषण है। हमने थोड़ा विशेष चर्चा करना भूल गया, कोई बात नहीं, यह विशेषण है किसका, मुग्ध सिंधांगनाभि शब्द का यह विशेषण है। यह मुग्ध सिंधांगनाएं ऊपर की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उन्नतानि मुखानि यासामतः उन्मुख्य, ठीक।
तो क्या बन जाएगा मित्रों, देखिए उन्मुख्य, यह हम लोगों का बन गया और हो गया बहुब्रीहि समास। एक प्रश्न कंप्लीट। अब दूसरा पूछेगा इसमें, इस उन्मुख्य में मित्रों गीस प्रत्यय लगा लेते हैं तो बन जाता है उन्मुखी। क्या बन जाता है, उन्मुखी। और यह गीस प्रत्यय, दूसरा प्रश्न हो गया कौन सा प्रत्यय है, गीस। अब तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि यह गीस प्रत्यय मित्रों किस सूत्र से हुआ है, तो स्वांगाचोपसर्जन, स्वांगाचो उपसर्जन, उपसर्जनात् संयोगापधान, इस सूत्र से यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, स्वांगाचोपसर्जनात्, है ना, देख लीजिएगा इस सूत्र से। ठीक, इस सूत्र से यहां पर गीस प्रत्यय हुआ है। तो यह मित्रों हो गया हम लोगों का तीसरा प्रश्न। ठीक, इसमें गीस प्रत्यय किस सूत्र से हुआ, और जब हम गीस प्रत्यय लगा लेते हैं, हमारा बन जाता है वाक्य उन्मुखी, तब हम क्या करते हैं, सुवादिक उत्पत्ति कर लेते हैं, और सुवादिक उत्पत्ति करके अपनी आवश्यकता अनुसार तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बना लेते हैं इसको, है ना, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में यह बना लेते हैं उन्मुखी भी। तो प्रश्न सुनिए, कठ बना, इसमें समास कौन सा, उन्मुखी भी में बहुब्रीहि समास। इसमें विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तो गीस प्रत्यय लगा है। किस सूत्र से लगा है, तो स्वांगाचोपसर्जनात्, इस सूत्र से लगा है ना। ठीक, चलिए कंप्लीट। अब अगर मित्रों जरा सोचिए, अगर इसमें से इस प्रकार से अंदर से प्रश्न उठाए तो अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होंगे जो गहराई से नहीं पढ़े हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दृष्ट उत्साह, दृष्टोत्साह। अब बताइए, संधि तो कोई समस्या है नहीं, गुण संधि सपने में भी हल कर लेंगे, अर्ध निद्रा में भी। चकित चकितम, चकित चकितम, यहां पर मित्रों प्रकारे गुणवचनस्य, सूत्र नोट कर लीजिएगा, प्रकारे गुणवचनस्य, इस सूत्र से यहां पर द्वित्व हुआ है। इस सूत्र से मित्रों क्या हुआ है, द्वित्व हुआ है, यह नोट कर लीजिएगा। राइट, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब है देखिए मुग्ध सिद्धा, मुग्ध सिद्धा, तो सिद्धा मतलब मित्रों सिद्धों की, मुग्ध मतलब भोली भाली। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। और सिद्धांगना भी, यानी कि कह रहे हैं कि सिद्धांगना भी अर्थात सिद्धों की स्त्रियां, है ना, मुग्धा सिद्धांगना, है ना, मुग्धा सिद्धांगना, तो ये कर्मधारय समास। और इसके बाद वह किसकी, मुग्ध सिद्धों की स्त्रियां मित्रों, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। कोई समस्या नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्थानाद अस्मात् सरस निचुलात, है ना मित्रों, यह सरस निचुलात अर्थात सरसः निचुलात यस्मिन् तत्, है ना, सरसः निचुलात यस्मिन् तत्, सरस निचुल यानी लहलहाते हुए पेटों वाला, यह विशेषण है किसका, उस स्थान का, रामगिरी का। तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक, इधर तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए उत्पत्त उदंग मुख, उदंग मुख, है ना, तो उदंग मुख अर्थात उदिच्याम मुखम यस्य सः, उदिच्याम मुखम यस्य सः, उत्तर की ओर दिशा में मुख है जिसका, उत्तर की दिशा की ओर मित्रों, तो यह भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक, खम माने आकाश शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चर्चा हो चुकी है। अब आगे देखिए दिंगनागा नाम, है ना, दिंगनागा नाम अर्थात दिशाम नागाह, दिशाम नागाह, दिशाओं के नाग अर्थात हाथी। तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। पूछा जा चुका है परीक्षा में, इसको एकदम नोट किए रहिएगा। ठीक, पथि में सप्तमी विभक्ति, कोई समस्या नहीं। अब परिहरण, परिहरण मित्रों, परि ह्री धन, इसके बाद लट लकार लगा लीजिए, लट लकार में से क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके बना जा लेंगे मित्रों परिहरण। वैसे सरल है, हल कर लेंगे, नहीं हम बताएंगे तो भी, लेकिन चर्चा हो गई। अब आगे मित्रों देखिए स्थूल हस्ता, स्थूल हस्ता, है ना, उनका हस्त कैसा है, शून्य कैसा है, स्थूल माने मोटा है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। अब आगे है अवलेपान, यानी कि तेषाम अवलेपा, तेषाम अवलेपा, तो मित्रों कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। राइट, तो अब हम समझते हैं मित्रों इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना, ये
ये और ये वाला बहुत, ये वाला तो पूछिए मत, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, और यह भी महत्वपूर्ण है। सब जितना बताए परीक्षा की दृष्टि से, तो हम समझते मित्रों अब यह आप लोगों को श्लोक पूरा हो गया है ना। ठीक, चलिए अब इसमें से चाहे साहित्य से प्रश्न पूछे, चाहे इस प्रकार से व्याकरण से प्रश्न पूछे, मित्रों कोई भी परीक्षा में बैठ जाइए आप लोग, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट किसी में भी बैठे, हम समझते हैं आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ठीक, आगे बढ़ा जाए अगले श्लोक की तरफ। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस 15वें श्लोक को। मित्रों पढ़ लिया जाए एक बार। रत्न छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् बाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुः अतितराम कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। इस श्लोक में मित्रों महाकवि कालिदास इंद्रधनुष से मेघ की शोभा वृद्धि का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात जब इंद्रधनुष उस आसमान में छाएगा तो यह मेघ कैसा सुशोभित होगा, उसका दृश्य कैसा होगा, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग परीक्षा की दृष्टि से। करें रत्न छाया व्यतिकर, है ना। रत्न छाया यानी अर्थात मित्रों रत्न के छाया मतलब कांति। ठीक, तो रत्न के कांति से और व्यतिकर मतलब सम्मिश्रण। ठीक, तो रत्न के कांति के सम्मिश्रण के यो माने समान, सम्मिश्रण के समान। ठीक, तो कहने का भाव है मित्रों कि जैसे रत्न जो बहुमूल्य रत्न होते हैं, जो उनसे कांति निकलती है, जो उनसे चमक निकलती है, सप्तरंगी, है ना, सप्तरंगी जो उनसे चमक प्रकाश निकलती है, तो सम्मिश्रण रंग लिए हुए होती है। तो वही करें कि रत्न की कांति के सम्मिश्रण के समान, जैसे सप्तरंगी रत्न की कांति का होता है, वैसे ही उसके समान प्रेक्ष्यम मने, तो कह रहे हैं कि प्रेक्ष्यम मने दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। ठीक, एतत् मने यह, है ना, इस म में से ये निकाल देंगे तो एतत्, एतत् मने यह, फिर क्या है पुरस्तात, पुरस्तात मने सामने, यह सामने। ठीक, तो कह रहे हैं कि रत्न के कांति के सम्मिश्रण के समान दिखाई देने वाला यह सामने। तो कौन सामने मित्रों, यह कौन है सामने? तब कह रहे हैं धनु खंडम आखंडलस्य। खंडम मतलब मित्रों टुकड़ा, है ना, और आखंडलस्य मतलब इंद्र, इंद्र का, आखंडलस्य इंद्र का, तो धनु जोड़ देंगे मित्रों तो इंद्र धनुष का, तो क्या हो जाएगा इंद्र धनुष का। यह आखंडल मन इंद्र होता है मित्रों, आखंडल मन यह इंद्र होता है। यह शब्द अर्थ परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, वैसे आप लोगों को यह याद होगा। ठीक है ना, तो यह इंद्र धनुष का टुकड़ा। अब समझ में आ गया ना कि इस रत्न के कांति के सम्मिश्रण का दिखाई देने वाला यह सामने कौन है? यह इंद्र धनुष का टुकड़ा। अब यह इंद्र धनुष का टुकड़ा क्या कर रहा है? कर रहे कि बाल्मीकाग्रात प्रभवति। प्रभवति मतलब मित्रों निकल रहा है। क्या कर रहा है? निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? तो कह रहे कि बाल्मीकाग्रात अर्थात वाल्मीकि के अग्रभाग से, या कह ले मित्रों बॉबी के अग्रभाग से, बॉबी के अग्रभाग से, है ना, बॉबी के अग्रभाग से निकल रहा है। तो मित्रों यह इंद्रधनुष का टुकड़ा कहां से निकल रहा है? बॉबी के अग्रभाग से निकल रहा है। और वह कैसा दिखाई देने वाला है? किसके समान? इस इंद्रधनुष के टुकड़े की उपमा किससे दी गई है? तो इस रत्न कांति के सम्मिश्रण के समान। ठीक, तो रत्न कांति के सम्मिश्रण के समान दिखाई देने वाला यह इंद्रधनुष का टुकड़ा यह सामने बॉबी के अग्रभाग से निकल रहा है। ऐसा मेघ से यक्ष बोल रहा है कि यह निकल रहा है, देख लो सामने। ठीक, अब कह रहे जब ऐसे निकलेगा तो तुम्हारा शरीर कैसा लगेगा? तो देखिए कह रहे कि ये न श्यामम यानी कि जिससे, क्या हो जाएगा मित्रों? जिससे। तो किससे? तो कह रहे हैं यह इंद्रधनुष के समान, यह जो इंद्रधनुष का टुकड़ा है इससे, है ना, ये रत्न के कांति के समान दिखाई देने वाला जो इंद्रधनुष का टुकड़ा है इससे। अब जब यह दिखाई देगा तो श्यामम मने सांवला। ठीक,
तो कह रहे हैं कि सांवला वपुः मने शरीर और अतितराम मने अत्यंत, यह भी मित्रों अव्यय है ना। क्या हो जाएगा? अत्यंत, कि यह तुम्हारा शरीर अत्यंत कांति मतलब कांति को या शोभा को, ठीक, शोभा को आपत्स्यते मने प्राप्त करेगा। क्या करेगा? प्राप्त करेगा, ठीक। ते मने तुम्हारा, ते मने तुम्हारा। तो अब अर्थ को सुनिए, करें ये जो इंद्रधनुष का टुकड़ा निकल रहा है, इससे तुम्हारा सांवला शरीर अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। यह जो सामने इंद्रधनुष निकल रहा है मेघ, इससे तुम्हारा जो शरीर है अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। अब वह जो शोभा को प्राप्त करेगा तो वह शोभा किसके समान होगी? भाई वह शोभा जब तुम प्राप्त करोगे तो किसी न किसी के समान तो दिखाई देगी। अब उपमा बता रहे हैं, करें बरहेड़ेव, है ना। बरहेड़ेव अर्थात मयूर पंख, मयूर पंख, करें मयूर पंख। मोर का पंख कौन धारी करता है? गोपवेशस्य विष्णु। चलिए कोई बात नहीं, करें मयूर पंख स्फुरित माने चमकने वाले। यह मित्रों किसका विशेषण है ना? इस बरहेड़ेव का स्फुरित कि चमकने वाले मयूर पंख से। तब क्या अर्थ हो जाएगा? चमकने वाले मयूर पंख से रुचिना मने सुशोभित, रुचिना अर्थात सुशोभित तो होगा। करें गोपवेशस्य विष्णु अर्थात गोपवेशधारी, गोपवेशधारी विष्णु माने विष्णु के समान, है ना। तो कह रहे हैं कि जब यह इंद्रधनुष सामने निकलेगा उससे तुम्हारा जो शरीर शोभा प्राप्त करेगा वह किसके समान होगा? करें चमकने वाले मयूर पंख को धारण करने वाले गोपवेशधारु विष्णु के समान तुम्हारा शरीर सुशोभित होगा, है ना। किसके समान होगा? विष्णु के समान। फिर से एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते मित्रों, फिर प्रश्नोत्तरी। यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, रत्न के कांति के सम्मिश्रण के समान दिखाई देने वाला यह सामने इंद्रधनुष का टुकड़ा बाबी के अग्रभाग से निकल रहा है और इसके निकलने से तुम्हारा सांवला शरीर अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। और जो शोभा को प्राप्त करेगा वह कैसा दिखाई देगा? तो मयूर पंख, चमकने वाले मयूर पंख को धारण करने वाले गोपवेशधारी विष्णु के समान तुम्हारा शरीर सुशोभित होगा। राइट मित्रों, अब प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं इस पर, जो साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के टुकड़े की उपमा किससे दी गई है इस श्लोक में? तो रत्न के कांति के सम्मिश्रण के समान। या प्रश्न को पलट दिया जाए तो रत्न छाया व्यतिकरः इव कः, तो धनु खंडम आखंडलस्य। ठीक, यह हो जाएगा, है ना। अब बाकी क्या है कि बाबी के अग्रभाग से कौन इंद्रधनुष कहाँ से निकलता है? तो बाबी के अग्रभाग से निकल रहा है यहाँ पर। वैसे इंद्रधनुष के मामले में मित्रों दो प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन है, खैर छोड़ देते हैं उसको, जाने देते हो, शास्त्रार्थ की बात है। अब आगे है देखिए कि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों इसमें से साहित्य से कि मेघ के शरीर की उपमा किससे दी गई है? मेघ के शरीर के सुंदरता की उपमा किससे दी गई है? तो गोपवेशधारी मयूर पंख गोपवेशधारी विष्णु से। या फिर आप लोगों को ऑप्शन में दे देगा यह वाला श्लोक रख करके, चाहे ऐसे भी कि मेघ के शरीर की उपमा किससे दी गई है? इंद्र से, इंद्र के शरीर से, या विष्णु के शरीर से, या ब्रह्मा के, या शंकर के, है ना। तो किससे हो जाएगा ये? ठीक, अब अगला इसमें से इसी प्रश्न को अगर पलट दिया जाए, है ना, कि कि भगवान विष्णु अर्थात मयूर पंख चमकने वाले मयूर पंख गोपवेशधारी विष्णु के शरीर की उपमा किससे दी जाती है? किससे दी गई है? मेघ से, यक्ष से, है ना, कुबेर से, तो मेघ से दी गई है। राइट, तो ये इसमें से साहित्य से प्रश्न हो जाएगा मित्रों। अब चलिए अच्छा विशेष से विशेषण उसी व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लेंगे। बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो देखते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को मित्रों। रत्न छाया व्यतिकरः, तो रत्ना नाम छाया तासाम व्यतिकरः
अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास तासाम व्यतिक्रम। वैसे परीक्षा के दृष्टि से कोई यह महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों, बस एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक, इव समान प्रेक्षम एतत् पुरस्तात्, है ना। पुरस्तात् में देखिए पूर्व धन अस्ताति। ठीक, पूर्व धन अस्ताति, पूर्व को इसमें जो है कि पूर्व आदेश हो जाता है, पूर्व के नीचे हलंत, ये आदेश हो करके बनता है पुरस्तात्, है ना, पंचमी विभक्ति में। राइट, कोई समस्या नहीं है, कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं है। वाल्मीक, वाल्मीक अग्र, वाल्मीकाग्रात, वाल्मीकाग्र दीर्घ संधि और वाल्मीकि के अग्रभाग से यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गया वाल्मीकाग्रात, कोई दिक्कत नहीं। प्रभवति हले आप लोग ये कर लेंगे, धनु खंडम, हाँ आखंडलस्य, यह षष्ठी विभक्ति है इसमें। आखंडलस्य में अगर पूछ दे परीक्षा में कौन सी विभक्ति षष्ठी, ये तो सपने में भी हल कर लेंगे। अब इसमें यदि प्रत्यय पूछ देगा, यह परीक्षा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है तो पूछा भी जा चुका हो, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आधन खंड धन डलच प्रत्यय, है ना, बन जाता है मित्रों आखंडला, यह नोट कर लीजिए। ठीक, यह महत्वपूर्ण है परीक्षा का बहुत बहुत। आखंडल मनेन्द्र और शब्दार्थ तो पूछ ही चुका है, संभव तो हो सकता है यह भी पूछ चुका हो, मुझे याद नहीं है, नहीं तो यह पूछा भी जा सकता है। एन श्यामम हल कर लेंगे, वपु हल कर लेंगे। बात आती है अतितराम। अतितराम में अति धन तरफ प्रत्यय लगा लीजिए, तरफ प्रत्यय लगा हुआ है, सरल सा है, बिल्कुल आप सभी लोग जान रहे हैं। कांतिम आपत्स्यते, आपत्स्यते अर्थात आपद लिट, आधन पद धन रिट लकार में त आताम झ, है ना, इस तरह से लगा लिया। आपद लिट त बरहेड़ एव, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। स्फुरित रुचिना बहुव्रीहि समास। ठीक, गोपवेश से षष्ठी विभक्ति, विष्णोह इसमें भी क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। राइट, तो हम समझते हैं मित्रों इसमें इतना ही व्याकरणात्मक टिप्पणी थी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह अखंडल वाला है, बाकी मान लेते विभक्ति इत्यादि तो पूछ ही सकता है, लेकिन और ये तरफ प्रत्यय दो ठो, है ना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के तरफ। तो मित्रों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें श्लोक को और आज की कक्षा का अंतिमवां श्लोक। अच्छा मित्रों, मैं आप लोगों से एक सुझाव चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं हर एक श्लोक को पढ़ाने में कहीं मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं। यदि ऐसा है मित्रों तो आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, फिर हम उन्हीं श्लोकों में कुछ पॉइंटों को छोड़ करके उसको कम समय में पढ़ाने का प्रयत्न हम करेंगे। वैसे मेरा प्रयत्न रहता है कि कम समय में ही श्लोकों को समाप्त किया जाए, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करें। ठीक, चलिए अच्छा हम लोग देखते हैं 16वें श्लोक को, पढ़ लिया जाए एक बार। त्वय्यायत्तं कृषि फलमिति भ्रू विलासान अभिज्ञहि प्रीति स्निग्धै जना पद मधु लोचने पीयमानः सद्यः सीरोतकषण सुरभि क्षेत्र मारुह्यमालम किंचित पश्चाद व्रज लघु गति भूय एवोत्तरेण, है ना। अब इस श्लोक में मेघ यक्ष जो है मेघ के माल देश पहुंचने का वर्णन कर रहे हैं कि जब तुम यहां से जाओगे तो सबसे पहला प्रदेश पड़ेगा। यह परीक्षा की दृष्टि से मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई प्रश्न बनेंगे, इसलिए इस श्लोक को हम लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए माल देश पहुंचेंगे और माल देश की उसकी विशेषताएं क्या है, यह सब इस श्लोक में वर्णित है। तो देखते हैं हम लोग। त्वय्यायत्तं अर्थात तुम्हारे अधीन है। यक्ष कह रहा है तुम्हारे अधीन, तुम्हारे अधीन। यक्ष कह रहे हैं कि हे मेघ तुम्हारे अधीन है। क्या है तुम्हारे अधीन? करे कृषि फलम इति, है ना, अर्थात कृषि का फल, अर्थात कृषि का फल। एक चीज समझिए मित्रों, यह कालिदास उस समय का लिखा हुआ इनका श्लोक है जब यह समरसिबल बोर पंप इत्यादि नहीं होते थे कि जिससे हम सिंचाई कर ले। उस समय तो कृषि के सिंचाई का एक ही साधन था, है ना, वो भी बारिश का पानी। ठीक, तो कह रहे हैं कि हे मेघ तुम्हारी कृषि का फल तुम्हारे अधीन है। और सुनो कि भ्रू विलास अनभिज्ञ, अर्थात भावों के विलास से, ठीक, भावों के विलास से अनभिज्ञ,
विलास से अनभिज्ञ। ठीक, भावों के विलास से अनभिज्ञ। और बताते हैं भावों के विलास से अनभिज्ञ के साथ साथ क्या करें कि प्रीति स्निग्धई, यानी कि प्रेम है ना, स्निग्ध अर्थात स्नेहशील है ना, प्रेम स्नेहशील से युक्त। ठीक, कौन है ये? तो करे जनपद, यानी कि नगर की, जनपद अर्थात नगर गांव की है ना। वधु मने वनिताएं, वनिताएं। और लोचने मने नेत्रों से, नेत्रों से है ना, नेत्रों से, आंखों से। करे पीयमाना मने पीते हुए या निहारे जाते हुए, निहारे जाते हुए। ठीक, निहारे जाते हुए। अब इतने ही अर्थ को मित्रों समझिए कि एक तो बात उन्होंने एक पॉइंट बोला कि हे मेघ कृषि का फल देखो तुम्हारे अधीन है, इसलिए जो भवों के विलास से अनभिज्ञ होती हैं। मित्रों देखिए यहाँ नगर की वनिता की हो रही है बात ना, नगर की स्त्रियां, जो गांव देहात नगर की स्त्रियां होती हैं, वो जो ये भवों के विलास, जो ऐसे ऐसे भवें उठती हैं, इन भवों के विलास से वो क्या होती है? अनभिज्ञ होती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो नगर की वनिताएं हैं वो भवों के विलास से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, लेकिन वह प्रेम और स्नेहशील से युक्त होती हैं। ऐसी नगर की वनिताओं से तुम नेत्रों से निहारे जाते हुए, ऐसे तुम नेत्रों, ऐसे वनिताओं के नेत्रों से, स्त्रियों से तुम निहारे जाते हुए क्या करोगे? अब सद्य, माने कि जब तुम माल देश पहुंचोगे तो ये तुम्हें ऐसी स्त्रियां देखेंगी। अभी चलिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे मित्रों, चर्चा कर लेंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं कि सद्य अर्थात तुरंत, जिसको कहले हम तुरंत। ठीक, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है, लिख लेते हैं शीघ्र। ठीक, शीघ्र ही, शीरोत्कसम है ना, यानी कि हल से जोते गए, हल से जोते गए। ठीक, अब है सुरभि क्षेत्र, यानी कि सुगंधित क्षेत्र। यह देखिए विशेषण है ना, सुगंधित खेत, सुगंधित खेत के आरूह मालम। तो माल देश के सुगंधित खेत, इस माल देश का है विशेषण है मित्रों, है ना। सुगंधित माल देश, माल देश के आरूह मतलब चढ़कर अर्थात ऊपर, माल देश के ऊपर हो करके। ठीक है ना, देखिए फिर से समझिएगा अब यहाँ पर किस इन वनिताओं के नेत्रों से निहारे जाते हुए और शीघ्र ही हल से जोते गए इस सुगंधित खेत के, माल देश के सुगंधित खेत के ऊपर से हो करके तुम क्या करना? किंचित पश्चात वज्र, किंचित अर्थात कुछ, पश्चात मने कहाँ जाना? कि पश्चिम की ओर जाना, कुछ पश्चिम की, ब्रज मने जाना, कुछ पश्चिम जाना। इसके बाद लघु गति भूय, भूय अर्थात फिर, अर्थात कहले कि पुनः। अब उसके बाद क्या करना तुम? लघु का मतलब मित्रों यहाँ पर होगा तीव्र गति मने गति। तो कह इसके बाद तीव्र गति से एव उत्तरेण, तुम कहाँ चल देना? उत्तर दिशा की ओर। क्योंकि देखिए यहां से रामगिरी से तो उत्तर ही ना हल्का जाना है। अब बाद में आगे चल करके रास्ते में कहीं दाएं बाएं पश्चिम दक्षिण घूम जाए अलग की बात है, पश्चिम पूर्व दक्षिण घूम जाए अलग की बात है, लेकिन मुख्य दिशा तो उत्तर ही है ना। तो वही करें कि उस माल देश के से ऊपर को होकर, अच्छा यहां से देख लेते हैं फिर से कि शीघ्र ही हल से जोते गए माल देश के सुगंधित खेतों के ऊपर से हो करके कुछ पश्चिम की ओर जाना, फिर लघु गति भूय एवोत्तरेण, फिर तीव्र गति से तुम इस उत्तर दिशा की ओर चल देना। ठीक मित्रों, एक बार पुनः शब्द को, अर्थ को देख लेते हैं संपूर्ण, फिर प्रश्नोत्तरी इसमें से बड़ा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखा जाएगा कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, यह कृषि का फल तुम्हारे अधीन है और भवों के विलास से अनभिज्ञ, प्रेम से स्नेहशील, नगर की वनिताएं तुमको नगर की वनिताओं से, स्त्रियों से ने आंखों से निहारे जाते हुए तुम, है ना, शीघ्र ही हल से जोते गए सुगंधित खेत वाले माल देश के ऊपर से
कुछ पश्चिम की ओर जाना, फिर तीव्र तीव्र गति से उत्तर की ओर चले जाना। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, सब प्रश्न तो है, पहले उसको देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न नोट करिए कि रामगिरी से चल करके सबसे मेघ के मार्ग में पहला देश कौन सा पड़ता है? पहला प्रदेश कौन सा पड़ता है मित्रों? तो मालदेश पड़ता है, एकदम पहला प्रश्न, राइट। चलिए यह हो गया। अब दूसरा प्रश्न यह होगा कि यह इसमें से कि भ्रू विलास अनभिज्ञ, यानी कि भावों के विलास से अनभिज्ञ स्त्रियां कौन है? यह दूसरा प्रश्न है मित्रों। और यह पहला कि भावों के विलास से अनभिज्ञ स्त्रियां कौन है? तो कौन है मित्रों? माल कहाँ की हैं? माल देश की हैं, या फिर उज्जैनी की हैं, विदिशा की हैं? इस प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन में देगा। तो कहाँ से है? यह माल देश की स्त्रियां भावों के विलास से अनभिज्ञ हैं। ठीक। अगला है कि प्रीति स्निग्धई जनः कः, है ना? अरे प्रीति स्निग्धई कः, यानी कि प्रेम से स्निग्धशील, ये स्त्रियां कहाँ की हैं मित्रों? तो माल देश की हैं ये दोनों स्त्रियां। ठीक। अब इसमें देखिए विशेषण, यह क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3। अब देखिए इसमें कि जनपद वधु लोचनहि, यह क्या है? विशेष है ना, जनपद वधु लोचनहि, कहाँ की वनिताओं की, कहाँ जनपद वधु ना, यानी नगर की स्त्रियां, लोचने छोड़ देते हैं। जनपद वधु यानी जनपद की स्त्रियां कैसी हैं? यह इसका विशेषण है ना, कि वह भावों के विलास से अनभिज्ञ है ना। कहाँ की स्त्रियां? तो यह इसका विशेषण हो गया। यह मित्रों विशेषण हो जाएगा। ठीक, क्या विशेषण? यह प्रश्न संख्या हुआ 4, राइट। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न कि कृषि का फल किसके अधीन होता है? तो तुम्हारे अधीन, अर्थात मेघ के अधीन है। सरल सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न संख्या 5। अब आगे देखिए कि अगला प्रश्न कि सुगंधित क्षेत्र वाला, यानी सुगंधित खेत वाला देश कौन है? माल देश है कि विदिशा देश है ना, कि ब्रह्मवैवर्त देश है? कौन सा देश है सुगंधित क्षेत्र वाला? तो मित्रों माल देश है। यह प्रश्न संख्या हो गया 6। कहले यह प्रश्न संख्या 6, राइट। अब आगे चलते हैं कि अगला जो सबसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न कि माल देश से मेघ किस दिशा की ओर जाता है? पहले माल देश से मेघ सर्वप्रथम किस दिशा की ओर जाता है मित्रों? तो पश्चिम दिशा की ओर जाता है। यह प्रश्न संख्या 7। ठीक। अब है कि माल देश से पश्चिम की ओर थोड़ा जाने के बाद मेघ किधर की ओर मुड़ जाता है? तो उत्तर दिशा की ओर। यह हो जाएगा मित्रों प्रश्न संख्या 8। ठीक। इस प्रकार से मित्रों इसके आप लोगों के प्रश्न इसमें से भयंकर भयंकर बनेंगे। सब विशेषण और इन सबों की विशेषताएं एकदम याद कर लीजिए। तो हम समझते हैं प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसमें से और साहित्य से अगर और प्रश्न नहीं बनते हैं, अगर बनते होंगे तो आप लोग बताइएगा। अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को फटाफट देख लेते हैं। अब यह श्लोक मित्रों जितना साहित्य की दृष्टि से, प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, उतना व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से नहीं है। फिर भी जो एक दो है देखते हैं। तो वही आयत्तम है ना, आधन यत धन कत, आयत्तम अधीन। ठीक हो गया। कृषि फलम इति, कोई समस्या नहीं। भ्रू विलासान्भिज्ञ, भ्रू विलासा तेषाम अनभिज्ञ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास संपूर्ण में ले लेंगे। बहुब्रीहि समास, कोई समस्या नहीं यहाँ पर भी। तेषाम अनभिज्ञ, भ्रू विलास अर्थात उससे अनभिज्ञ, तो वहां पर तो मित्रों षष्ठी हो जाएगी। ठीक। प्रीति स्निग्ध जनपद वधु लोचने ही, है ना, तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं। जनपद वधु लोचने पीयमाना, सरल ही है सब। अब सद्य शीरोत्कर्षण, शीरेण उत्कर्षण, तृतीया तत्पुरुष समास, इसमें भी कोई समस्या नहीं। सुरभि क्षेत्रम, अब तेषाम सुरभि क्षेत्र यानी उससे सुगंधित, तो सुरभि क्षेत्रम, तो मित्रों यहाँ पर कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक। क्योंकि यह माल का विशेषण भी, यह भी नोट कर लीजिएगा, यह माल देश का विशेषण भी है, विशेषता है इसकी, तो बहुब्रीहि समास। आरूह्य है ना, आरूह्य मालम किंचित पश्चात व्रज, कुछ पश्चिम जाना। और लघु गति, तो क्या हो जाएगा? लघ्वी गति यस्य सह, बहुब्रीहि समास, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं। एवोत्तरेण, संधि है, स्पष्ट दिख रहा है।
तो मित्रों इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में कुछ खास विशिष्ट नहीं है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो साहित्य था, इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। ठीक मित्रों, तो हम समझते इस प्रकार से यह श्लोक भी आप लोगों का हो गया। आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। अब कल मिलेंगे फिर ठीक इसी समय 7:30 बजे। लेकिन आप लोग अवश्य बताइए कि क्या इस श्लोकों को और इसमें से तथ्य को छोड़ करके समय को कम करके पढ़ाया जाए या फिर इतनी स्पीड ठीक है। ठीक है मित्रों, तो कल मिलते हैं 7:30 बजे। नमो नमः।